स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नीट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 7 मई को आपका पेपर होना है, अप्रैल तक खत्म करेंगे पूरा कोर्स। उसमें बायोलॉजी को हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। साथ साथ कुछ केमिस्ट्री का भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो भी आएगा। इस चैनल को बहुत सारे डॉक्टर्स जो बनना चाह रहे हैं, वो जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर में है, वो मिलके कंबाइन करते हैं। और जो कंटेंट रेपिडली आस्क्ड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं नीट में, वो कंटेंट को सबसे पहले हम लोग डील करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किए हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे जो वैल्यूबल पार्ट्स है, आप जानते हैं गैमेटोजेनेसिस पार्ट होता है वो, जिसमें हम लोग स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों को कवर कर चुके हैं। उसके अलावा साथ साथ हम लोग बॉटनी को भी रन कर रहे हैं, क्योंकि बॉटनी को याद करना थोड़ा टिपिकल होता है और हम लोग चाहते हैं कि उस चीज को ध्यान में रखा जाए। तो उसमें हम लोग रूल्स ऑफ आईसीबीएन को डील कर चुके हैं। और आज का हम लोग पास कंटेंट है पाथवे ऑफ स्पर्म। अगर आप लास्ट 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो हर एक ईयर आपको पाथवे ऑफ स्पर्म पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, सेम क्वेश्चन आता है, बस आपको ध्यान रखना पड़ता है सीक्वेंस का। और वही सीक्वेंस को हम लोग डायग्रामेटिक का समझ लेंगे, रटने की बजाय अगर डायग्रामेटिक हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको वो चीज याद रहेगी और क्लिक करेगा और आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में वो लिखिए जो आपको नीड है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसमें अगर कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ और ऐड करना चाहिए, या फिर कोई टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, कोई बाद में पढ़ना है, तो वो चीज़ आप कमेंट करें। जो हम लोग आपके भविष्य के लिए, जो आपका जो फ्यूचर डॉक्टर आप बनने वाले हैं, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जो जहाँ तक जाने में जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ आप कमेंट करें। और साथ साथ आपको जितना नीड है उसे यूज करें, और इसके अलावा अपना फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो सके। ये हम लोग जानते नहीं है कि आप लोग कितना प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। वैसे तो जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार अभी आपको कम से कम 10 से 12 घंटा पर डे पढ़ना ही चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल के प्रिपरेशन किए हैं। जहां भी आपका प्रिपरेशन है, जो भी आपका प्रिपरेशन का लेवल है, उस लेवल में हम लोग उसको बूस्टअप करने का काम कर रहे हैं ये कोर्स के अकॉर्डिंग। और इसमें सबसे बेहतरीन बात इस कोर्स का ये है कि कंटेंट को हम लोग बिल्कुल रिड्यूस कर दे रहे हैं। अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि पूरा बुक आप उठा के पढ़ेंगे, ठीक है। और उस रिड्यूस कंटेंट से इतना विश्वास रखते हैं कि जितना हम लोग पढ़ेंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म का पाथवे समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन डायग्राम। ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन डायग्राम आपके सामने रहा। अगर हम लोग टेस्टिस को क्रॉस सेक्शन काट के यहाँ पे देखें, टेस्टिस का 3 लेयर होता है। वो सबसे पहला लेयर है ट्यूनिका वैगिनलिसिस, सेकेंड लेयर है ट्यूनिका एल्बुगिनिया एंड थर्ड है ट्यूनिका वास्कुलेसा। तो ट्यूनिका वैगिनलिसिस लेयर आप देख रहे हैं वो डॉर्सली इनकम्प्लीट है। ये ट्यूनिका वैगिनलिसिस का ये लेयर है। और ट्यूनिका वैगिनलिसिस अपने आप में 2 लेयर फॉर्म करता है। बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं पैरेटल और ये वेस्ट्रल। तो ये ट्यूनिका वैगिनलिसिस सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर है जो फेस करता है एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट लेयर अपने पास है ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड ट्यूनिका वास्कुलेसा। यही ट्यूनिका वास्कुलेसा वो लेयर है जिसके अंदर टेस्टिस का जो टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होते हैं, एक टेस्टिस के अंदर 250 से 300 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। एनसीईआरटी लिखा है 250। तो ये टेस्टिकुलर लेब्यूल्स जो है टेस्टिस का 3rd लेयर जो है ट्यूनिका वास्कुलेसा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अटरमोस्ट लेयर कौन सा हुआ? ट्यूनिका वैगिनलिसिस, जो कंप्लीट नहीं है। ये बस ये एंटीरियर पार्ट पे है। जो पोस्टीरियर पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे वो कंप्लीट नहीं है, ताकि ये जो वेसल्स वगैरह है वो बाहर जा सके, इसलिए डॉर्सली इनकम्प्लीट है, पोस्टीरियरली ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये ट्यूनिका एल्बुगिनिया सेकंड लेयर आप देख रहे हैं, और 3rd लेयर है ट्यूनिका वास्कुलेसा, जिसके अंदर एक टेस्टिकुलर लेब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये जाके बाद में मीडियम स्टेनम, जो ये लाइन दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम स्टेनम टेस्टिस। क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं मीडियम स्टेनम टेस्टिस। तो ये लाइन जो मीडियम स्टेनम टेस्टिस होता है, मीडियम स्टेनम टेस्टिस बोलते हैं इसको, ये लाइन ट्यूनिका एल्बुजिनिया फॉर्म करता है। अब अगर आगे हम लोग ध्यान से देखें, ट्यूनिका वास्कुलेसा पे चर्चा करते हैं। 250 से 300 कंपार्टमेंट होता है, ट्यूनिका वास्कुलेसा फॉर्म करता है। उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। मतलब एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कितना कंपार्टमेंट है? 250। कौन फॉर्म करता है, कौन सा लेयर? तो 3rd लेयर ट्यूनिका वास्कुलेसा। एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस टेब्यूल्स होता है। मतलब एक कंपार्टमेंट में 1 से 1 भी हो सकता है सेमनीफेरस टेब्यूल्स, और 1 से ज्यादा मतलब 3 भी हो सकता है। मतलब एक टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस टेब्यूल्स होता है।
ये सेमनीफेरस टेब्यूल्स दिखाया गया रेड कलर से। तो ये देखिए इस कंपार्टमेंट में एक सेमनीफेरस टेब्यूल्स है, इस कंपार्टमेंट में 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। मतलब ये 250 कंपार्टमेंट जो है टेस्टिस के अंदर है, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उसमें सेमनीफेरस टेब्यूल्स जो है 1 से 3 हो सकता है, किसी में 1 होगा, किसी में 3 होगा। तो एनसीईआरटी लिखता है कि अपने टेस्टिस के अंदर टोटल जो है 750 से 1000 सेमनीफेरस टेब्यूल्स है। मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, 250 कंपार्टमेंट है, उसमें से कितना 750 से 1000 सेमनीफेरस टेब्यूल्स है। ये भी पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। यहां से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या आया कि ट्यूनिका वास्कुलसा फॉर्म करता है किसको, आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। ट्यूनिका एल्बुजिनिया या मीडियम टेस्टिनम जो इसको क्या लाइन क्या बोलते हैं, मीडियम स्टेनम टेस्टिस, वो कौन फॉर्म कर रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन लेयर इनकम्प्लीट है, तो जो आउटरमोस्ट लेयर है कौन सा, ट्यूनिका वैगिनलिसिस। इनरमोस्ट लेयर कौन सा, ट्यूनिका वास्कुलसा। तो यहां से इतना क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब ये जो सेमनीफेरस टेब्यूल्स आपको दिख रहा है, यही सेमनीफेरस टेब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यही सेमनीफेरस टेब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेमनीफेरस टेब्यूल्स 1 से 3 है। इतने सारे सेमनीफेरस टेब्यूल्स जो है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये कंबाइन करके, ये अपने नेटवर्क को कंबाइन करके फॉर्म करता है रेटिटेस्टस। यह ध्यान है, ये जो सारा सेमनीफेरस टेब्यूल्स है, इसका ये नेटवर्क बाहर निकलेगा, इसका नेटवर्क बाहर निकलेगा, नेटवर्क बाहर निकलेगा, और सारा नेटवर्क को कंबाइन करके ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। उसको हम लोग बोलेंगे रेटिटेस्टिस। क्या बोलेंगे, रेटिटेस्टिस। अगर आप ध्यान से फोकस से समझेंगे तो आपको पाथवे ऑफ स्पर्म क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप उसमें आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखें 3 लेयर, आउटरमोस्ट लेयर ट्यूनिका वैगिनलिसिस, सेकेंड लेयर एल्बुजिनिया, थर्ड लेयर वास्कुलसा। जो थर्ड लेयर है वो इनरमोस्ट लेयर है, वही फॉर्म कर रहा है किस चीज को, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, 250। एक के अंदर कितना सेमनीफेरस टेब्यूल्स होगा, 1 से 3, 1 भी है और 3 भी है। ये सारा सेमनीफेरस टेब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। अब ये जो सेमनीफेरस टेब्यूल है वो आपस में कंबाइन करके ये स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस इज अ हाईली कंबाइनेशन फॉर्म ऑफ सेमनीफेरस टेब्यूल। समझ गए। अब ये रेटिटेस्टिस आगे चल के कंबाइन करके फॉर्म करेगा इफरेंट डक्टल्स। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये 3 लाइन जो रेटिटेस्टिस को कंबाइन कर रहा है, इसको बोलेंगे इफरेंट डक्टल्स, या फिर इसी को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। ध्यान से, वास्ट डिफरेंस अलग है और वासा इफ्रेंसिया अलग है। तो ये रेटिटेस्टिस से जो नेटवर्क निकल रहा है, इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं इफरेंट डक्टल्स। क्या बोलते हैं, इफरेंट डक्टल्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। एक ही बात है, ठीक है। अब ये वासा इफ्रेंसिया जाके खुलेगा किसमें, एपिडिडाइमिस। ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, एपिडाइमिस। तो ये वासा इफ्रेंसिया कहां पे खुलेगा, ये वासा इफ्रेंसिया जाके खुलेगा इस एपिडिडाइमिस में। कहां पे, एपिडिडाइमिस में। अब एक बार स्पर्म सेमनीफेरस टेब्यूल्स में बन के तैयार हो गया और ये रेटिटेस्टिस में आ गया सेमनीफेरस टेब्यूल से, वहां से फिर ये डक्टस, ये जो इफरेंट डक्टल्स है, इसकी भाषा इफ्रेंसिया बोलते हैं, उसके माध्यम से स्पर्म अगर एक बार इस एपिडिडाइमिस में पहुंच गया, तो जब इस स्पर्म सेमनीफेरस टेब्यूल से एपिडिडाइमिस में पहुंच जाएगा, तो एपिडिडाइमिस में पहुंचने के बाद स्पर्म कुछ टाइम के लिए वहां पर रुकता है। अगर एपिडिडाइमिस में पहुंच के स्पर्म नहीं रुकेगा तो स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। मतलब कि एपिडिडाइमिस में रुकने के बाद स्पर्म जो होता है फंक्शनली एक्टिव होता है, मतलब वो कैपेबल होता है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। अगर नहीं रुकेगा तो क्या होगा, वो फंक्शनली मैच्योरेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। अब स्पर्म अगर एपिडिडाइमिस में पहुंच गया है तो अब एपिडिडाइमिस से बाहर निकलेगा, कहां पहुंचेगा, अब वही टर्म जिसका आपको इंतजार था, वास्ट डिफरेंस। वासा इफ्रेंसिया अलग टर्म था, वास्ट डिफरेंस अलग टर्म है। एपिडिडाइमिस के बाद जब बाहर निकलेगा तो वास्ट डिफरेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस को लीव करके कहां पे खुलेगा, एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस से कहां पे जाएगा ये स्पर्म, वास्ट डिफरेंस में। कहां पे जाएगा, वास्ट डिफरेंस में। फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रल मीटस और आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, इजैकुलेशन। तो यहां तक आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पर्म बनना कहां स्टार्ट हुआ, सेमनीफेरस टेब्यूल्स में। अगर सेमनीफेरस टेब्यूल्स की बात करें उसके अंदर 2 सेल होता है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। कौन सा, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। ध्यान से सुनिएगा, जो मेल जर्म सेल होता है सेमनीफेरस टेब्यूल्स के अंदर, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है,
और जो सर्टोली सेल्स होता है उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि स्पर्म जिंदा रहे, अपने आप को ग्रो कर सके। एक बार स्पर्म सेमनीफेरस टेब्यूल्स में बन गया, बनने के बाद वो पहुंचेगा रेटिटेस्टस में, और रेटिटेस्टस के बाद वो वासा इफ्रेंसिया से कहां पहुंच जाएगा, इपीडिडाइमिस। और एक बार अगर स्पर्म इपीडिडाइमिस में पहुंच चुका है तो कुछ समय के लिए रुकेगा ताकि स्पर्म फंक्शनल मैच्योरेशंस को प्राप्त कर सके, स्पर्म फंक्शनली एक्टिव हो सके कि वो क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट कर सके। अब इपीडिडाइमिस में पहुंच गया तो उसके बाद कहां जाएगा, वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रल से बॉडी से बाहर हो जाएगा इजैकुलेशन। ये स्पर्म का पाथवे था। चलिए यहां देखते हैं इसको। अगर हम लोग फ्लो चार्ट में यहां पे बना के लिखे हैं कि सेमनीफेरस टेब्यूल्स में स्पर्म बनेगा या नहीं बनेगा, और सेमनीफेरस टेब्यूल्स में कहां पे बनेगा, मेल जर्म सेल, और कहां पे उसका न्यूट्रिशन कौन देगा, सर्टोरी सेल। तो सेमनीफेरस टेब्यूल्स के अंदर बनेगा। और कोई डिटेल में पूछे आप क्या बोलेंगे, उसके अंदर 2 सेल, तो मेल जर्म सेल। सेमनीफेरस टेब्यूल्स से बनने के बाद कहां पहुंचेगा, इस स्टेज में पहुंचेगा, तो क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। मेल जर्म सेल के बाद रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस के पास बाद जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसी को आपने क्या बोला था, एफरेंट डक्टल्स, या फिर क्या बोला था, भाषा इफ्रेंसिया। 16 में क्वेश्चन आया, वहां पर ऑप्शन में इफरेंट डक्टल्स था। बाद में 19 में क्वेश्चन आया, वहां पर वासा इफ्रेंसिया था। तो यही सब चीज को टर्म को चेंज करता है। कभी आपको सेमनीफेरस टेब्यूल से स्टार्ट कर देगा फ्लो चार्ट, कभी रेटिटेस्टस से स्टार्ट कर देगा, तो आगे पीछे करके देगा। और आपको ये फ्लो चार्ट इस तरह से समझ के याद है तो आप कर पाएंगे। और रेटिटेस्टस से कहां आया, भाषा इफ्रेंसिया। अब ये भाषा इफ्रेंसिया क्या करेगा, टेस्टिस से बाहर निकल के कहां पे स्पर्म दे देगा, इपीडिडाइमिस। तो कहां आ जाएगा, इपीडिडाइमिस। बहुत लोग पढ़ाते हैं इपीडिडाइमिस का 3 पार्ट है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो हमको वो पढ़ना जो नीट माना है, पीआईडी करने के लिए मेडिकल कॉलेज है। तो इपीडिडाइमिस हम लोग देख लिए। अब इपीडिडाइमिस से पहुंचने के बाद कहां पहुंचेगा, वासा डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस के अंदर पहुंच चुका है। और वास्ट डिफरेंस का जो ये वास्ट डिफरेंस मान लो है, तो वास्ट डिफरेंस का जो फुला हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो अब वो पहुंच जाएगा कहां पे, वास्ट डिफरेंस का वाइडेस्ट पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। तो वास्ट डिफरेंस से कहां पहुंच जाता है, एम्पुला में। जब ये स्पर्म एम्पुला में पहुंचता है तो यहीं पर अपने पास होता है सेमिनल वेसिकल्स, वो अपना सेक्रेशंस को रिलीज करेगा, और सारे ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अपना सेक्रेशन को। तो ये वासा डिफरेंशिया जो का वाइडेस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्पुला, और स्पर्म एम्पुला में पहुंचेगा तो सेमिनल वेसिकल्स भी अपना क्या करेगा, कंटेंट को इसमें स्पर्म में डाल देगा। तो स्पर्म में और कंटेंट मिल जाते हैं, उसको नया नाम दे देते हैं सीमन। स्पर्म प्लस और जितने भी एसेसरी ग्लैंड है अपने मेल बॉडी में, जैसे कि कौन सा, सेमिनल वेसिकल्स जो यहाँ पर डाल दिया है एम्पुला के अंदर। जब वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस के एम्पुला में, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस एम्पुला में पहुंच जाएगा क्या, स्पर्म। तो वो स्पर्म के साथ साथ सेमिनल वेसिकल्स भी एम्पुला में अपना सेक्रेशंस डाल देगा। सेमिनल वेसिकल्स क्या है, सेमिनल वेसिकल्स क्या है, ग्लैंड है, मेल एसेसरी ग्लैंड। और कौन सा है मेल एसेसरी ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। और कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सारा ग्लैंड का सेक्रेशन प्लस स्पर्म को मिला के हम लोग एक टर्म देते हैं सीमन। दैट मींस जो मेल बॉडी रिलीज करता है वो स्पर्म नहीं, वो क्या रिलीज करता है, सीमन। सीमन क्या होता है, स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड का फ्लूइड। कौन सा एसेसरी ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है वो पेनिस का लुब्रिकेशन का काम करता है। वंस स्पर्म रिलीज आउटसाइड ऑफ द बॉडी तो पेनिस हो जाता है एसिडिक, तो उस एसिडिक पेनिस को न्यूट्रल करने के लिए बल्बोरेथ्रल ग्लैंड अपना सेक्रेशन डालता है और पेनिस हो जाता है क्या, लुब्रिकेट। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का ही होमोलॉगस स्ट्रक्चर है बार्थोलिन्स ग्लैंड, जो फीमेल में होता है। अगर होमोलॉगस स्ट्रक्चर है दैट मींस वो फंक्शनली सेम होगा। तो जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है वो फीमेल के अंदर लुब्रिकेशन का काम करेगा। यहाँ मेल की बात चल रहा है। तो सीमन का वॉल्यूम कितना होता है, 3 to 4 ml पूछ देता है। पीएच कितना होता है, 3। नॉर्मल काउंट स्पर्म 1000 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि 20 to 120 मिलियन पर ml। पर ml में 20, अगर पर ml से 3 से 4 ml क्या निकल रहा है, सीमन। तो पर ml में स्पर्म कितना होगा, स्पर्म का काउंट होगा 20 to 120 मिलियन पर
ml। ठीक है, ये आपका यहां तक ये फ्लो चार्ट रहा। फिर से याद करेंगे, स्पर्म कहां बनता है? सेमनीफेरस टेब्यूल्स में, टेस्टिस का। वहां से कहां जाएगा? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस क्या होता है? सारा सेमनीफेरस टेब्यूल्स आपस में कंबाइन करता है, बनाता है रेटी टेस्टिस को। और रेटी टेस्टिस से वासा एफरेंसिया, इसको क्या बोलते हैं? एफरेंट डक्टल्स भी बोलते हैं, उसके माध्यम से स्पर्म पहुंच जाता है एपिडिडाइमिस, मतलब आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस। तो आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस कौन लेके जा रहा है? वासा एफरेंसिया। और एपिडिडाइमिस के बाद वो स्पर्म पहुंच जाता है आपको वास डिफरेंस में। देन वास डिफरेंस का जो वाइडेस्ट पार्ट है एम्पुला, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। ये पाथवे ऑफ स्पर्म था, साथ में टेस्टिस। एक बात बताना भूल गए कि जो ये सेमनीफेरस टेब्यूल्स का जब क्रॉस सेक्शन लेंगे ना, 1 2 3 4, जब बहुत सारा सेमनीफेरस टेब्यूल्स का सेल होगा, बहुत सारा सेमनीफेरस टेब्यूल्स है, कितना है? 750 से 1000 सेमनीफेरस टेब्यूल्स है अपने टेस्टिस के अंदर। उसमें से मतलब 3-4 सेमनीफेरस टेब्यूल्स का सेल यहाँ पर रख दिए, जो ब्लैक ब्लैक कलर का है, सेमनीफेरस टेब्यूल्स है। क्या है? सेमनीफेरस टेब्यूल्स है। सेमनीफेरस टेब्यूल्स के बीच में होता है लैडिक सेल। क्या होता है? लैडिक सेल। मतलब जब 750 से 1000 सेमनीफेरस टेब्यूल्स है, मान लो ये एक सेमनीफेरस टेब्यूल्स हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, तो जब बहुत सारा सेमनीफेरस टेब्यूल्स का सेल होगा तो उसके बीच का स्पेस में सेल होगा, जो यहां दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं लैडिक सेल। और वही लैडिक सेल जो मेल का मेन हार्मोन है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, वो रिलीज करता है। कौन? लैडिक सेल। कहां पे होता है? सेमनीफेरस टेब्यूल्स का जो बीच का स्पेस होता है, क्या बोलते हैं? बीच का है तो इंटर बोलेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस ऑफ सेमनीफेरस टेब्यूल्स में होता है लैडिक सेल, जो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन को। ये एक डायग्राम से आपको हम लास्ट 25 ईयर का क्वेश्चन उठाकर आप चेक कीजिएगा, आपसे 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ये पाथवे ऑफ स्पर्म, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेस्टिस, और से जितना भी क्वेश्चन आना होगा सेमनीफेरस टेब्यूल्स से, ग्लैंड से, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। इसलिए इसे ध्यान से देखिए। अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और सारे जो नेक्स्ट एस्पिरेंट है उसको ये पहुंच सके। ये टीम वर्क है आपका प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। अभी तक आपका प्रिपरेशन जहां भी है उसको बूस्टअप करने की जिम्मेदारी हमारा है। आप साथ दीजिए और लगे रहिए। सब दिन आपको इसी टाइम में 6 साढ़े 6 बजे के बीच में आपको कंटेंट अवेलेबल होगा मेरे चैनल पे। साथ में एनसीईआरटी को भी हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।